हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाव पे चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज फिर हमारे साथ हैं रवि भाई। और आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि इसमें ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जो कि इन्होंने 10 से 12 इंटरव्यू अभी रिसेंटली क्लियर किए हैं। तो चलिए, रवि से शुरू करते हैं। रवि, वेलकम बैक टू सर्विस हाँ, नाव पे थैंक यू चर्चा। ओपी। एंड बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल। ऑन क्लियरिंग ऑल दिस इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच ओपी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। और जैसे कि आप लोग हम लोग को जानते ही है ऑलरेडी। तो करीबन क्लोज टू 12 या 13 इंटरव्यूज सेशंस जो हुए हैं मेरे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे जाके लोगों को जो लोग सर्विस नाउ में इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ओपी, हाँ, ओवर टू यू। इसका कैसे? शुरू ऐसे करते हैं जैसे कि बेसिकली जब आपने सोचा कि स्विच करना है, तो किस तरह से जॉब को आपने स्टार्ट किया, मतलब सर्च करना स्टार्ट किया? तो या आपके ओके। पास कोई अप्रोच हुआ या फिर आपने कहीं देखा, तो वो थोड़ा एक प्रोसेस बताइए स्टार्टिंग में। तो जब आप माइंड मेकअप कर लेते हो कि आपने एक कंपनी में करीबन 3 साल या 4 साल बिता दिया है और वहां से आपको प्रोग्रेस थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो टू एक्सेल इन योर करियर टू द गुड पाथ, तो वहां पे हम लोग, तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है नौकरी इन इंडिया। सो नौकरी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कॉल्स आएंगी, वो सर्विस बेस्ड कंपनी की कॉल्स आएंगी। बहुत सारे एमएनसीज है, सारे एमएनसीज जनरली सर्विस बेस्ड एमएनसीज नौकरी से ही कॉल करती है। और सेकेंड मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म जो मेरा रहा इस जर्नी में वॉज लिंक्डइन। सो लिंक्डइन से यू विल गेट गुड कंपनीज लाइक सर्विस नाउ इटसेल्फ। यू मतलब वहां से जॉब आपको सर्विस नाउ भी वहीं पे डालती है जॉब पोस्ट। सर्विस नाउ, सीमेंस और ऑरेंज बिजनेस, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर ऑन द प्रोडक्ट बेस्ड साइड, तो वहां से आप कर सकते हो। तो दो प्लेटफॉर्म काफी अच्छा। और थर्ड प्लेटफॉर्म जो अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है जो है इंडीड। तो इंडीड, वहां से, अच्छा। हाँ, इंडीड भी एक प्लेटफॉर्म है। monster.com ये सब हाँ, पुराना हो गया। अच्छा बट नौकरी से यू विल गेट बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे कॉल्स आएंगे, मतलब दिन भर में 3 4 5 तो कॉल मिनिमम है। अच्छा। और ऑन सर्विस नाउ एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो जनरली 3+ एक्सपीरियंस के लिए कॉल काफी आ रहे हैं। और अभी नौकरी पे जनरली फ्रेशर्स और 0 to 2 years एक्सपीरियंस के लिए कॉल नहीं है। उनके लिए सबसे अच्छा सजेशंस ओपी मैं ये बताना चाहूंगी कि एक वेबसाइट है, अगर आप स्क्रीन शेयर करो तो शो कर सकते हो। हाँ, बताइए। या नाम? सबसे बेस्ट वेबसाइट है एमकैट। एम कैट? AMCAT। आप शेयर करो स्क्रीन, हाँ, लोगों को मैं दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ। तो जो भी फ्रेशर्स चाहते हैं कि मुझे जॉब लगे, दो ही पॉसिबिलिटी है जॉब लगने का। एक तो आपका कैंपस प्लेसमेंट, और दूसरा रेफरल्स, और तीसरा ये जो वेबसाइट अभी ओपी दिखाने जा रहे हैं, ये है एमकैट। यही ऊपर एमकैट जो है? ऑफिशियल, हाँ। ये करीबन क्लोज टू 700 and 800 फीस चार्ज करते हैं इंडिया में। 849, सॉरी, INR यू कैन सी यहाँ पे। और ये क्या करती है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है आपसे, जनरल क्वेश्चंस, उसमें एक स्कोर देती है आपको। और यहाँ पे सारी सर्विस बेस्ड कंपनी आपको मिल जाएंगी, एक्सेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट, TCS, जो भी सर्विस बेस्ड बिग MNCs है, यहाँ पे आपको स्कोर बेसिस पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराती है। तो दिस इज अच्छा। बेस्ट वेबसाइट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ MNCs। और एक और वेबसाइट आप ओपन कीजिए ओपी, जिसका नाम है इलिटमस। ई लिटमस? ई, हाँ, ELI, या इलिटमस। ये वेबसाइट, हाँ, इसको ओपन कीजिए। ये भी क्लोज टू 800 और 900 चार्जेस है इसके, थोड़े से ज्यादा है। शायद आगे बढ़ने में पता चलेगा कितना है। ये क्या करती है, यहाँ पे आपको सर्विस बेस्ड तो आएंगे ही, क्लोज टू प्रोडक्ट बेस्ड भी आएंगे कंपनी, जहाँ पे आप अपने करियर पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तो पे भी आपको एप्टीट्यूड दोनों के लिए, एप्टीट्यूड स्कोर मतलब मिलेगा। एक्सपीरियंस बंदा और फ्रेशर दोनों के किसी लिए के है? लिए भी है, ये किसी के लिए भी है। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी और फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स जनरली प्रेफर करते हैं एमकैट, बिकॉज उनको एक स्टार्ट चाहिए होता है करियर में। तो हम्म। वो जनरली MNC से स्टार्ट करना पसंद करते हैं। जैसे 90-10 का रेशियो है। अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ तो ठीक, नहीं तो आप इलिटमस या फिर एमकैट, ये दो वेबसाइट, आप लिंक भी डाल दो ना डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्लीज जाके यहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ से एमकैट स्कोर निकाल सकते हो। वहां से आपको डेफिनेटली MNCs के कॉल आते हैं। अच्छा। फ्रेशर हायरिंग के लिए बेस्ट वेबसाइट है ये दोनों। ठीक है। और ये प्रूवन वेबसाइट है, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो हम लोग को प्लेसमेंट नहीं हुआ था, वो यहाँ से प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया। लिंक्डइन आपको प्रोडक्ट बेस्ड जनरली दिलाती है, और नौकरी आपको MNC सर्विस बेस्ड दिलाती है। तो तो क्लोज लिंक्डइन टू में मुझे, जैसे क्या क्या मतलब,
किस तरह से मैं अपना प्रोफाइल रखूंगा जो कि लिंक्डइन में लोग मुझे देखें और जाने। नॉर्मल एक सिर्फ है, इसका मतलब ये नहीं कि आ जाएगा, राइट? कोई तो कुछ ऐसे रखना पड़ा, कुछ डालना होगा उसमें। किस लेवल हम्म। का प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता है कि अच्छे लोग देखें और अप्रोच करें? सो लिंक्डइन में सबसे पहले आपका बायो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके भी चेक हाँ करवाऊंगा प्लीज। कि मेरा बायो कैसा है। मैं एक मिनट अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। और ये सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जो अभी जनरली जॉब सर्च कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि ये मेरा लिंक्डइन है। हम्म। और अगर हम इसके प्रोफाइल पे चले तो सबसे पहले आपका जो वे ऑफ डूइंग, क्या आप काम करते हो सर्विस नाउ में, या फिर अगर आप स्विच कर रहे हो या फिर फ्रेशर के लिए कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, तो ये वेबसाइट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। लिंक्डइन में आप एक बार एमएनसी में घुसने के बाद अपना अकाउंट बनाओ, तो यहाँ से आपको जनरली फ्रेशर्स के जॉब नहीं मिलते। इट इज फॉर दोज वर्क एटलीस्ट वर्क किया है कभी किसी कंपनी में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके बारे में ये बताना है कि आप करते क्या, आप हो क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको छोड़ दो, एमवीपी को छोड़ दो, तो मेरा काम क्या है, आई एम अ सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म, और अभी तो सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है फिलहाल। अभी जो भी कंपनीज में हम जा रहे हैं वहां पे वो रोल है। तो सबसे पहले आप कौन से मॉड्यूल्स को जानते हो। जो हम्म। रिक्रूटर्स होते हैं वो जनरली ये कीवर्ड टाइप करते हैं, आईटीएसएम, आईटॉम, ह्यूमन रिसोर्स, सीएमडीबी, इंटीग्रेशंस। तो ये कीवर्ड टाइप करते हैं अपने अपने साइट के सर्च इंजन में, और जनरली वो पाइप ऑपरेटर के थ्रू टाइप करते हैं। जैसे कि वो ऐसे टाइप करेंगे, आईटीएसएम, पाइप, आईटॉम। उनका अलग पोर्टल होता है जहां पर इंटर करेंगे तो वहां पे उनको सब कुछ दिख जाएगा कि कौन किसका अपडेटेड प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल को अपडेट करके रखना है, आप क्या हो। सेकेंड थिंग, स्क्रॉल डाउन करके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अबाउट सेक्शन में आपका वही चीज होना चाहिए जो रिज्यूमे के समरी पेज में होना चाहिए। जो भी आप रिज्यूमे बनाते हो उसके समरी पेज में जो भी होगा आप यहाँ पे वो डालोगे। जैसे कि आपने क्या काम किया है पिछले 7 साल में, या 6 साल में, या 3 साल में, या 2 साल में। वहां का ब्रीफ आइडिया यहाँ पे उनको पता होना चाहिए रिक्रूटर को, कि जब वो आप अप्लाई करोगे, अब मैं दिखाऊंगा अभी जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन तो होना ही चाहिए, इट शुड नॉट बी नील। और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैं सीजीआई में काम कर रहा था फिलहाल अभी, तो एज अ आर्किटेक्ट रोल व्हाट आई वाज वर्किंग, व्हाट आई वाज डूइंग, एज अ लीड रोल व्हाट आई वाज डूइंग। सो आप अगर देख रहे होगे, आई हैव मॉडिफाइड ईच एंड एवरी पार्ट। बैक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, सॉरी, व्यू प्रोफाइल। देखो जैसे कि लीड एनालिस्ट, सी मोर, यहाँ पे मैंने क्या क्या काम किया है उस टीम में एज अ लीड। सिमिलरली जब मैं डेवलपर, सीनियर डेवलपर था, तो मैंने क्या काम किया है। जब मैं कॉग्निजेंट में था तो क्या काम किया। तो एक आइडिया मिल जाता है रिक्रूटर को कि हाँ इसके पास एक्सपीरियंस्ड है। और अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ डालना चाहो, तो जैसे कि आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया, ये सब बेसिक आइडिया होता है, लेकिन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी डाल सकते हो, उनको हम्म। आइडिया लग जाएगा। और अगर आपके पास कोई पेटेंट है या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है अपने कॉलेजेस में, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये बताना चाहूंगा ओपी कि ये इंपॉर्टेंट है, और अबाउट सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही। बिल्कुल। सेकंड, जॉब पे जाने के बाद यहाँ पे एक जॉब पोर्टल आता है। तो मुझे तो सर्विस नाउ रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि मैंने फिल्टर्स पे वही लगा रखा है। आप अपना हम्म। लोकेशन सर्च करके यहाँ पे, जैसे कि किसी को सर्विस नाउ एडमिनिस्ट्रेटर और सर्विस नाउ डेवलपर का रोल चाहिए, जैसे सर्विस नाउ डेवलपर, तो बस वो सर्च करेंगे और यहाँ पे सारी कंपनीज आ जाएगी जो सर्विस बेस्ड भी होगी और प्रोडक्ट बेस्ड भी होगी। तो यहाँ पे जो जिन्होंने एक्टिवली रिक्रूटिंग कर रहे हैं वहां पे उनका टैग बन के आ जाता है। तो दिस कंपनी क्लाउड इंजीनियरिंग ये अभी एक्टिवली लुक कर रही है, ये मुझे नहीं पता इस कंपनी के बारे में। जैसे फिलिप्स हुआ, ये लोग ने अपने जॉब को प्रमोट किया है, मींस इन्होंने हायरिंग स्टार्ट किया है, बट इनको कोई लोग मिले नहीं अभी तक, इन इसलिए प्रोसेस है। तो उन्हें आगे ये बढ़ा दिया, आगे उन ज्यादा हाँ, रीच हो। ज्यादा रीच हो, प्रमोट कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी से अमेरिकन, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फिलिप्स हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो सारे, इवन जियो में पता नहीं क्या है। तो ये लोग जो है ये जनरली सर्विस नाउ में प्रोडक्ट कंपनीज में जो जॉब यहाँ से बेसिकली मिल जाते हैं। अगर आप ऐसे ही सिर्फ सर्विस नाउ सर्च करोगे फॉर एग्जांपल,
तो यहाँ पे सर्विस नाउ से रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगे, मीन सर्विस नाउ कंपनी से रिलेटेड, जैसे कि अभी फिलहाल सर्विस नाउ डेवलपर की ओपनिंग्स है। तो आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, कितना एक्सपीरियंस चाहिए इनको, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे 3 to 6 years। हाँ जी। तो 3 वाले भी है और 6 वाले भी है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 3 साल के ही हुए आपको नहीं मिलेगा। पैकेज रेंज होता है यहाँ पे ओपी, जैसे कि 3 साल वालों के लिए ब्रैकेट होगा 10 to 15, 6 ईयर्स वाले के लिए होगा 20 to 25 फॉर एग्जाम्पल। तो वैसे ब्रैकेट में ये लोग सैलरीज देते हैं, तो इसीलिए वो लोग ये जनरली लिखते हैं 3 to 6 years। तो आपके सामने ही जॉब्स है, अगर कोई एक्सपीरियंस है जॉब खुद अप्लाई कर सकता है, जब बस स्किल सेट चाहिए। राइट। राइट। बढ़िया। तो तो बस इतना आपको ही था। जैसे कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड में जाएं या सर्विस बेस्ड में जाएं, तो क्या मतलब इसके पीछे क्या फंडा रहता है? क्या सर्विस बेस्ड में बढ़िया नहीं रहता? ये जनरली परसेप्शन, थोड़ा बताओ इसके नहीं, बारे में, तो क्या मैंने है? तो अपना करियर ओपी सर्विस बेस से स्टार्ट किया था। सर्विस बेस में जनरली मैं तो बोलूंगा कि सभी को कि सर्विस बेस से स्टार्ट करो, क्योंकि ग्रोथ जो इनिशियल फेज में सर्विस बेस दिलाएगी, वो प्रोडक्ट बेस एक्सपेक्टेशन हाई होती है उनकी, प्रोडक्ट बेस की, कि बंदा आ रहा है तो इनको प्रोडक्ट का सारा नॉलेज होगा। और पोजीशन भी मैटर करता है यहाँ पे। सर्विस बेस में ये है कि आपको डिफरेंट एरियाज में काम करने को मिलेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। बट प्रोडक्ट बेस में बात ये होता है कि उनका खुद का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि फिलिप्स ही ले लेते हैं, उनका खुद का बल्ब है, इंडस्ट्री है, या फिर कोई हेल्थ केयर सेक्टर ही ले लेते हैं, उनका अपना मेडिकल डिवाइसेस है, उनका खुद का प्रोडक्ट है। बट सर्विस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अप्रोच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिलिप्स अप्रोच की एक्सेंचर को ये बोलने के लिए कि मेरे पास कुछ डेवलपमेंट है, आपकी टीम को करना है। तो एक्सेंचर क्या करेगी, अपना एक टीम बनाएगी जिसमें डेवलपर, आर्किटेक्ट वगैरह होंगे, जिसको आरएफपी बोलते हैं जनरली। आरएफपी जो बिड बिड विन हो जाता है उसके बाद। हाँ, हाँ। तो वहां पे आप एक प्रोजेक्ट में हो, प्रोजेक्ट का काम खत्म, आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे, तीसरे प्रोजेक्ट में जाओगे। बट यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में क्या होता है, सर्विस नाउ के देख लो, डेवलपमेंट टीम प्रोडक्ट टीम है, प्रोडक्ट कंपनी है, वो हर साल न्यू रिलीजेस लाती है, तो अपने अपने डोमेन में ही लाती है ना। तो राइट। सिमिलरली आपको सर्विस बेस में मल्टीपल डोमेन में काम करने का मौका मिलेगा। मे बी क्लाइंट आपका हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर, सही बात। टेलीकॉम है तो टेलीकॉम, तो ऐसे ही। बट ग्रोथ वाइज देखा जाए तो अगर आप मिड लेवल हो तो सर्विस बेस्ड में ग्रोथ आप एक लेवल तक पा सकते हो, उसके बाद आपको मैनेजमेंट में ही जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे यू हैव टू गो इन द मैनेजमेंट साइड। अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं टेक्निकली ग्रो करूं, लेटर ऑन देखेंगे मैनेजमेंट का, तो प्रोडक्ट बेस्ड द वेरी बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि वहां पे आपको जो प्रोडक्ट के बारे में तो फुल प्रूफ नॉलेज हो ही जाएगा, उसके बाद आप वहां से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हो। बट यहाँ पे वो नहीं है, वहां मिसिंग है। और जनरली प्रोडक्ट बेस्ड जनरली फ्लेक्सिबल होते हैं वर्किंग आवर्स में, और काफी फ्रेंडली होते हैं। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू 8 to 5, हम्म। 10 to 7, ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट ऑप्शन नहीं है। बस आपका काम होना चाहिए, आप 2 घंटे में करो या 1 घंटे में करो, यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। बट प्रोडक्ट बेस्ड इज बेटर देन सर्विस बेस्ड फॉर दोज हु हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। कहने का मतलब है, अगर आपको पूरा मजा हुआ खिलाड़ी बनना है तो पहले सर्विस बेस्ड पहले सही सर्विस बेस्ड रहेगी। तो उसमें अकॉर्डिंग टू आप मी में मे बी रहना सीख जाएंगे, उसमें आप अलग अलग डोमेन्स में आपको ऑप्शन है, बिल्कुल प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप डोमेन चेंज भी कर दूसरे सकते हो। हम्म, है ना? फिर जब आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे, आप अच्छे से अपने टूल को या अपने प्रोडक्ट को समझ लेंगे, उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट बेस में ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे लाइफ आसान है, और थोड़ा मोनेटाइजेशन के हिसाब से भी और या बढ़िया रहता सैलरी वाइज मोनेटाइजेशन बोले या कॉम्पनसेशन बोलिए, है। हाँ। काफी अच्छा होता है प्रोडक्ट बेस में। इंटरनल हाइक्स भी अच्छे होते हैं। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग से भी प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो, बट एट अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम आपको सेम चीज करने में थोड़ा बोरिंग हो सकता है प्रोडक्ट बेस। बट आप अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो पहले से, तो द बेस्ट ऑप्शन। बट प्रोडक्ट बेस में जाना इतना आसान भी नहीं होगी। हाँ, उनका मैं ये भी डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा। हाँ, हाँ, करेक्ट। तो अभी मतलब आप थोड़ा इंटरव्यू की तरफ चलते हैं कि भैया हो गया, हमने जॉब भी ढूंढ लिया, अप्लाई कर दिया, कॉल आ गई वहां से। उसके बाद जैसे अब 2 से मैक्सिमम जो जॉब्स निकल रही हैं अभी बहुत सारी, वो 2 से 4 साल के बीच में लोगों को ज्यादा ले रहे हैं, राइट? इनकी ऑप्शन ज्यादा है। आप बात करते हैं इस पोजीशन पे अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, तो उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन लोगों को होती हैं आज के टाइम पे? तो क्या सो क्वेश्चंस अभी एक्सपेक्ट करें, थोड़ा उस पे
बिल्कुल। आपने तो सो लिए भी होंगे बहुत सारे इंटरव्यूज। काफी लिया है, हम्म। जनरली 2+, 3+ ही लिया है, हाँ, तो वही थोड़ा 8+ भी लिया है। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन। जनरली होता क्या है, अभी मार्केट को अगर साइड रखते हैं तो कंपटीशन काफी हाई है। हम्म। हर साल क्लोज टू 20 लाख इंजीनियर्स के आसपास, बैंगलोर का बात करें तो 4 से 5 लाख इंजीनियर्स यहाँ पे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। उनके लिए जॉब ढूंढना काफी मुश्किल है अभी के टाइम में। हमारे टाइम में थोड़ा सा चिल हुआ करता था, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाते थे। अब सब कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, सबको एआई चाहिए, सबको हम्म। मशीन लर्निंग चाहिए, सब कंप्यूटर सेक्टर्स में। तो अभी के डिमांड के हिसाब से 2 साल से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट वो इंटीग्रेशंस किया होना चाहिए, कि इंटीग्रेशंस का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। 2 साल का मतलब था कि भाई इसको एडमिन आ रहा है, काफी है। हाँ। बट अभी क्या है, जो हम लोग क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं बच्चों से, सबसे पहले पूछता है उसका वर्क एक्सपीरियंस, जो रियली वो हैंड्स ऑन किया है कि नहीं। स्क्रिप्टिंग को साइड में रखते हुए, स्क्रिप्टिंग अगर हटा दे, सर्विस नाउ का स्क्रिप्टिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे इंटीग्रेशंस, वो भी ओके। सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। एटलीस्ट वन वन एंड टू एंड इंटीग्रेशन है कि नहीं उनके उनके साथ, जैसे सर्विस नाउ भी किया, या फिर कुछ नॉलेज है कि नहीं। अगर इंटीग्रेशन नहीं भी है, क्या कैटलॉग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 90-95% ऑफ कंपनी अपनी सारी रिक्वेस्ट कैटलॉग के थ्रू फुलफिल करती है। या तो वो सर्विस रिक्वेस्ट हो, या इंसिडेंट क्रिएट करना हो, या कुछ भी करना हो, वो कैटलॉग्स के थ्रू ही फुलफिल करती है। तो कैटलॉग्स का नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी लेवल का हो। 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चंस कैटलॉग्स। अब पहले तो वर्कफ्लो था, अब तो फ्लो डिजाइनर्स है। तो फ्लो हम्म। डिजाइनर्स का नॉलेज, जनरली अप्रूवल प्रोसेस कैसे काम करता है, तो कैटलॉग्स, फ्लोज, और अभी जो ट्रेंड देखा है मैंने, ट्रांसफॉर्म और रोबोट ट्रांसफॉर्म मैप से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि होता ही है ना कि उनका डेटा बहुत ह्यूज होता है, उनको सर्विस हम्म। नाउ में डालना है। तो वो चाहते हैं कि कैसा बेस्ट प्रैक्टिस है सर्विस नाउ में वो डेटा जाए। तो रोबोट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मैप, आपका कैटलॉग फ्लो तो हो ही गया, इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब आता है स्क्रिप्टिंग, सेकंड लेवल पे। तो स्क्रिप्टिंग में मैंने बहुत सारे सेशंस में, आपके सेशन में बताया कि स्क्रिप्टिंग कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे सर्विस नाउ में। जावास्क्रिप्ट अगर नॉलेज नहीं भी है तो चलेगा, आपको बस ग्लाइड स्क्रिप्टिंग सीखना है, और थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए, जैसे कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैसे हम्म। इफ एल्स यूज करते हैं। अगर वो सब आ रहा है तो ग्लाइड के थ्रू आप पूरे 20 साल सर्विस नाउ में सर्वाइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लाइड पर एपीआई बस। रिसेंटली वो भी आया है कि अपडेट, जिसमें आप अपना नेचुरल लैंग्वेज से एकदम स्क्रिप्ट बन जाएगी। तो स्क्रिप्ट तो और भी अब नाउ आगे असिस्ट भी तो है, नाउ है। असिस्ट भी तो वही कर हाँ, रहा है। हाँ, वही कह रहा हूँ मतलब। तो आप स्क्रिप्ट अपना वो इतना लिखो, इंपॉर्टेंट नहीं वर्ड्स है। में लिखो कि आई वांट कंकेटिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो वो स्क्रिप्ट बना के अपने आप दे देता है, लोड कर देता है। रिसेंट स्क्रिप्ट तो मतलब वॉशिंगटन डीसी में ये है। हाँ, वॉशिंगटन में नाउ असिस्ट है, और आपका एनएलपी से वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वो वर्ड को पकड़ के ट्रेन करके वहां से डेटा आपको देता है। तो स्क्रिप्टिंग कोई बड़ा तोप चीज नहीं है गाइस, सच्ची बहुत बता रहे आसान हैं। भी हो गया, सही बात है। स्क्रिप्टिंग काफी, बट उसको यूज करना, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आईटीएसएम ही पकड़ते, वो तो बेस है। आपके भी कोर्सेज है आईटॉम के। आप ये बताओ, अगर कोई बंदे को आईटीएसएम का नॉलेज ही नहीं है, टेबल्स पता ही नहीं है, ग्लाइड कैसे करना है, या फिर कुछ भी करना है, आईटॉम सीख ही नहीं पाएगा। सही ह्यूमन बात। रिसोर्स ही ले लेता है, नहीं कर पाएगा। सही मिड बात है। सर्वर को स्टार्ट ही करना है, उसको पता ही नहीं होगा मिड सर्वर एक मॉड्यूल है जिसको जाके वहां से स्टार्ट करना है, लैपटॉप पे जो भी आपने स्टैब्लिश किया है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू स्क्रिप्टिंग। और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्क्रिप्टिंग में, जनरली बेसिक्सली अभी जो मुझसे पूछे गए थे, जो मैं खुद इंटरव्यू दे रहा था, इंटीग्रेशंस के ही अराउंड थे। कि आप डेटा कैसे लेके आओगे थर्ड पार्टी से, अगर डेटा इज 1 मिलियन, आप डायरेक्टली कैसे स्टोर कर दोगे टेबल में। तो डायरेक्टली स्टोर करोगे तो आपको परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। तो व्हाट यू विल डू, सो ये टाइप ऑफ सिनेरियोस मेरे से पूछिए कि मेरा पोजीशन आर्किटेक्ट का है, तो अच्छा। वहां पे मेरा सॉल्यूशन होगा। आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेटा को रिस्पॉन्स को पार्स कैसे करोगे सर्विस नाउ में, कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको स्टोर हम्म। कैसे करोगे। तो उसके लिए बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स। तो इंटीग्रेशन सबसे टॉप पे रखेंगे ओपी, सेकंड टॉप पे रखेंगे हम सर्विस कैटलॉग्स और फ्लो डिजाइनर, थर्ड पे रखेंगे हमारा जो ट्रांसफॉर्म मैप इंपोर्ट सेट्स होते हैं, और फोर्थ पे हम स्क्रिप्टिंग रखना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्क्रिप्टिंग इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट हियर एट दिस 2024। पहले हुआ करता था, अब आप चैट जीपीटी से भी डेटा निकाल के काम करता है। अब एक और वेबसाइट है, सबको ये बताना चाहते हैं, एक और वेबसाइट है, इसका नाम है blackbox.ai। आपने सुना है? ब्लैक बॉक्स डॉट एआई नहीं सुना तो नहीं है। काफी अच्छा वेबसाइट है। वहां पे अच्छा। आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इमेज अपलोड कर दो,
फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस नाउ का एक इमेज अपलोड कर दो, बोल दो कि भाई यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है, वो एनालाइज करके इमेज वो बता दे कि अच्छा ये इश्यू इस स्क्रिप्ट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। एक अच्छा। वेबसाइट है, यहाँ तक वो गेम का भी कोड बता देगा। जैसे आप एक कोई गेम का स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे हाँ हाँ स्नेक इम्पैक्ट गेम होता था ना नोकिया 3310 में, हाँ हाँ उसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, वहां डाल दो, बोलो कि इसके लिए कोड लिख के दो, वो लिख हाँ, के दे देगा आपको कोड, और उसको जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर लो। तो क्या ये हो बात। गया है अभी के टाइम में 2024 में। तो फोकस रहेगा कॉन्फ़िगरेशन पे, डेटा मैनेजमेंट पे, सिक्योरिटी पे, आप सिक्योर कैसे करोगे डेटा को। ओके। तो ये रहेगा। अच्छा, तो अगर इसी इसी एक्सपीरियंस बेस पे हम बात करें, सर्विस बेस और क्लाइंट सॉरी प्रोडक्ट बेस, इन दोनों हम्म के इंटरव्यूज में क्या डिफरेंस आ सकता है? बहुत डिफरेंस है। हाँ सर्विस वही बेस तो। में जनरली जो सर्विस बेस में जनरली जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनका लेवल, और जो प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यू लेते हैं उनका लेवल, वे ऑफ थिंकिंग काफी मतलब 360 डिग्रीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, वो पूछेंगे कि हाउ टू डू एन इंटीग्रेशन सर्विस बेस्ड, तो हम्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंड पॉइंट चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, वो बोलेंगे कि इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ा। वो पूरे सिस्टम को समझेंगे, तब ये पूछेंगे कि अच्छा इसके अराउंड सोल्यूशन देखो क्या सोल्यूशन बन सकता है। सर्विस बेस्ड जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछ, सर्विस बेस्ड में क्या होता है ना, रियलिटी बता रहे, ऑन द ग्राउंड रियलिटी। प्रोजेक्ट में एक बंदा है जो छोड़ के जा रहा है, उसका रोल फुलफिल करना है, या नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका रोल फुलफिल करना है। राइट। तो वो क्या करते हैं, अगर 5-6 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे एक इंटरव्यू छोड़ के, जो जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा नाम, वो भी वो लिंक्डइन में पता चल जाएगा मंडे को, उस कंपनी का छोड़ के बाकी सारे इस कंपनी के जो लोग ने, इन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो खुद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के आए थे, जबकि इंटरव्यू ऐसे नहीं होना चाहिए। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ इट्स लाइक इंटरेक्शन। तो जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, हाउ टू पार्स अ जेसॉन इन सर्विस नाउ, मेरे पास एक जेसॉन बॉडी है, कैसे पार्स करेंगे, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, जो पूछना जाना चाहिए था डेवलपर से। हम्म। मुझसे पूछना पूछना पूछा जाना चाहिए था कि एक बीएमसी टूल है, वहां से डेटा मुझे सर्विस नाउ में माइग्रेट करना है, क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तुम बना सकते हो। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बट अच्छा। यहाँ पे जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो जनरली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेती है। इफ यू नो स्क्रिप्टिंग थोड़ा बहुत, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो वो पूछती है कोड बताओ क्या लिखोगे, और सर्विस बेस्ड पूछता है सॉल्यूशन बताओ क्या लिखोगे। बहुत अंतर है। ओपी कोड कोई भी लिख देगा आपके हम्म। सामने, थर्ड पार्टी विंडोज पे भी हम कोड चला के आपको चिपका सकते हैं, लेकिन ओके। सॉल्यूशंस बताने के लिए आपको थॉट प्रोसेस बनाना होगा कि अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा तो निकलेगा कहां से। तो ये काफी अंतर होता तो है, इसीलिए या अप्रोच क्या क्या है? एक से ज्यादा अप्रोच। अप्रोच भी हो सकती है, उनमें से आप बेस्ट कौन सी चूज करोगे वो प्रोडक्ट बेस में देखा जाएगा, काइंड ऑफ। करेक्ट, जैसे हम लोग आईआईटीज का प्रिपरेशन करते थे करीबन 10 साल पहले, तो वहां हाँ। पे मेरे एक टीचर हुआ करते, वो बोलते थे कि तुम जो कर रहे हो ना तुम्हारे सामने दिख जाना चाहिए। जैसे मैं बच्चों को ही बोलता हूँ, जैसे फिजिक्स एक हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिजिक्स, फिजिक्स इक्वल टू मैथमेटिक्स, सो बिल्कुल। मैथमेटिक्स विदाउट फिजिक्स इज जनरल नॉलेज। करेक्ट है। अगर बिल्कुल। आप मैथमेटिक्स हटा दो तो जनरल नॉलेज ही है ना, न्यूटन हम्म। थर्ड लॉ फोर्थ लॉ, सॉरी नॉट फोर्थ लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। लो। तो वही है, सर्विस बेस्ड इज लाइक फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट। उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप नॉलेजेबल है नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आप सिलेक्टेड हो। प्रोडक्ट बेस ऐसा नहीं करती, प्रोडक्ट बेस जनरली आपके सारे अप्रोच को देखती है, भले ही आपने आंसर गलत किया हो, बट आपका अप्रोच सही, आपने स्क्रिप्ट गलत लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट बेस को। उनको पड़ता है कि आपका अप्रोच क्या था, आप कितने शॉर्टेस्ट टाइम में और कितने इफेक्टिव परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, जो जी। हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं ना डेटा बहुत। स्ट्रक्चर में, ओमेगा बिगो, कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं बस। तो सर्विस बेस्ड यहाँ पे फेल कर जाती है प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड के हिसाब से। ओके ओके। नहीं तो बहुत से लोग, ये बहुत लोगों में वो रहता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हमने 3 से 4 साल के लिए पता कर लिया कि भाई कौन से क्वेश्चंस हैं। हम्म राइट। आप थोड़ा हायर आर्किटेक्ट लेवल पे चलते हैं। जैसे आपका ही लेवल जो आपने दिया सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो हम्म जैसे 3 5 साल हो गए, तो मैंने कुछ काम भी किया है, और मैं समझता हूँ कि अब मुझे ये वाले देने चाहिए इस तरह के इंटरव्यूज, क्योंकि आई थिंक आई एम कैपेबल ऑफ बीइंग एन आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो उस हम्म केस में जैसे एक क्या क्वेश्चंस, अब अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, जो भी आपने इंटरव्यूज दिए उनमें से आपके बिल्कुल।
बेस्ट 5 क्वेश्चंस अगर बोले तो किस तरह के थे? एग्जैक्टली की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा एनालिटिकल वे में अगर बता पाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ओपी एक बात बताना चाहूंगा, आर्किटेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक टेक्निकल आर्किटेक्ट होते हैं, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं। ओके। टेक्निकल आर्किटेक्ट क्या होते हैं? जनरली जो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो भी आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो वो टेक्निकल आर्किटेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आईटीएसएम का टेक्निकल आर्किटेक्ट, फॉर एग्जांपल ओपी इज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट ऑफ आईटीएसएम। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या होता है? उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता है। आईटीएसएम भी पता होगा, आईटॉम भी पता होगा, टेलीकॉम भी पता होगा, एफएसएम भी पता होगा, सैम भी पता होगा। तो वो जनरली ओवरऑल होते हैं जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि टेक्निकल आर्किटेक्ट इज सेम लाइक आवर लीड डेवलपर इन सर्विस नाउ, ओके। ओके। बट वो इन्वॉल्व होते हैं सॉल्यूशन बिल्डिंग में। जो उनका उनका सेकंड पाथ होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। आई वाज आल्सो एन आर्किटेक्ट एक 1.5 साल पहले, ओके। जहाँ पे आई हैव रिटन बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी एक XYZ टूल था, वहां से सर्विस नाउ में माइग्रेट करना 4 महीने के अंदर। तो ये सारा ट्रांजिशन फेज ये सब टेक्निकल आर्किटेक्ट मैनेज करता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट उसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट बना के देता है। जैसे हमारा घर बनता है ना, वैसा ब्लूप्रिंट। और हमारे जो मिस्त्री होते हैं, जिसको हम लोग मिस्त्री बोलते हैं, राज मिस्त्री जो बोलते हैं, वो होता है मेन हेड जो अपने लेबर्स को गाइड करता है कि हाँ भाई तू ऐसे बना वैसे बना, करेक्ट। तो यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट बना के दिया आर्किटेक्ट, वो हो गया सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। जो राजमिस्त्री हो गए वो टेक्निकल आर्किटेक्ट, और जो लेबर्स हो गए वो हमारे डेवलपर्स हो गए। ये है कॉन्सेप्ट। तो मैं एक आपको डेवलपर लेबर एक एग्जांपल बताया मैंने। ठीक है, डेवलपर इज नॉट अ लेबर, बी एन नहीं एम्प्लॉय नॉट अ लेबर। या जोक। ठीक है, हाँ, हाँ, तो तो मैं इस जैसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हाँ। बारे में आते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो सर्विस बेस्ड में वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, तब आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, जो सर्विस बेस्ड में नहीं होता है जनरली, बिल्कुल अच्छा, नहीं देखा प्रोडक्ट गया बेस सर्विस में। की बात कर रहे हैं आप। हाँ, प्रोडक्ट बेस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, फिर आपके बारे में सुनती है, और फिर आती है पॉइंट पे कि आपने सॉल्यूशंस आज तक कौन कौन से बिल्ड किए हैं, आप मुझे स्क्रैच से बताइए। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, बीएमसी रेमेडी या फिर बीएमसी हेलिक्स या फिर एडब्ल्यूएस या जीरा से आप सर्विस नाउ में कैसे माइग्रेट करोगे। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे एंड यूजर को अच्छा खासा सपोर्ट मिले, अच्छा खासा यूजर इंटरफेस मिले, जो जीरा नहीं दे रही है, बीएमसी नहीं दे रही है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? तो वहां पे आपको सारी चीजें, जैसे कि ट्रांजिशन फेज से लेके जब वो लाइव जाता है तब तक आपको बात करना होता है। बीच में वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इनोवेशंस के हिसाब से, कि आपने आज तक कोई इनोवेशन किया जो सच्ची में क्लाइंट को हेल्पफुल हो। तो ऐसे इनोवेशंस के बारे में वो इसलिए पूछते हैं कि जिसमें टाइम बचा हो। हाँ, टाइम टाइम बचाओ और परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ हो। तो अगर अच्छा। आपने ऐसा किया है तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है जनरली ओपी। ओके। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो स्विच करते, वो कुछ ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रुकते नहीं, एम्फेसाइज नहीं करना, नहीं किया तो उनका मूड खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑप्शंस खुले रखते हैं कि अगर, जरूरी नहीं है सारे लोग इनोवेट किए हो। तो मेरे केस में कुछ अलग है। मैंने खुद एक आपको बताया था सर्विस कैटलॉग ऑटोमेशन बनाया था, जो करीबन 3 से 4 सेकंड में सर्विस कैटलॉग को बनाया था। मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट कब अलग मीटिंग में मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। थर्ड, हमारा क्वेश्चंस टेक्निकल राउंड में आता है, जहाँ पे वो लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। प्रोडक्ट बेस में। प्रोडक्ट बेस में मतलब सर्विस नाउ का डेटा स्ट्रक्चर नहीं, इन जनरल डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि स्टैक जो हो गया। हमने बेसिक पढ़ा था। बिल्कुल, बेसिक पढ़ा था। उसमें जनरली लिंक पूछते हैं कि ऐसा स्टैक है, लिंक हीप है, और कौन वो सा सब बेटर है, लिंक लिस्ट। हाँ, पॉइंटर्स क्योंकि वगैरह। क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट होता है ना, तो वो चाहते हैं कि अच्छा, इस डेटाबेस का नॉलेज अगर है तो सर्विस नाउ का सर्वर साइड उनको आता है जनरली। क्लाइंट साइड तो यूआई है, वो तो आ ही जाएगा, क्लाइंट स्क्रिप्ट हो या फिर एचटीएमएल को साइड रखते हैं यहाँ पे, टैग वैग कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जनरली बात करते हैं। स्टैक, क्यू, हीप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे। जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था। मेरा एक थर्ड पार्टी है, वहां उसका डेटा सर्विस नाउ में आ रहा है, लेकिन वो डेटा इतना ह्यूज है, if I directly put the response body to the table in service now, जैसे इंसिडेंट टेबल पे मैं मुझे डेटा लाना है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन 2 मिलियन डेटा है, अगर मैं उसको एपीआई को हिट करूं तो मेरा परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा, सर्विस नाउ बहुत लैग हो जाएगा सर्विस नाउ। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन अराउंड इट? तो इस टाइप के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, दो तरीका है। मैं इसका आंसर भी बताना चाहूंगा क्योंकि वो लोग इंप्रेस्ड हुए थे आंसर से। सबसे पहला आंसर जो वो एक्सपेक्ट करते हैं इस एक स्टेजिंग टेबल बनाना पड़ता है। सारे डेटा को वहां लेके आएंगे, जो भी डेटा है सबको
इंसिडेंट टेबल पे ना भेज के एक मिडिलवेयर टेबल जो हमारा इंपोर्ट से स्टेजिंग टेबल होता है वहां लाना है, और उनका स्टेटस चेक करेंगे कि भाई ये मतलब अप है डाउन, ऐसे हम लोग होता है ना, फेल्ड है या पास है, जो कोड्स आते हैं एचटीटीपी कोड। उसके बाद एक शेड्यूल जॉब लिख के उस डेटा को ट्रांसफर करो मेन टेबल में। सेकंड होता है ओपी काफका क्यू। आई नो काफका क्यू इज नॉट पार्ट ऑफ सर्विस नाउ, बट जो जानते हैं उनको ये पता होगा। एक काफका क्यू जावा का एक यू कैन से मिडिलवेयर टाइप का प्रोडक्ट है, जहां ठीक है। पे हम लोग एपीआई को ना हिट, बार बार एपीआई को हिट करेंगे तो बार बार डेटा आएगा, करेक्ट? तो हम लोग एक बार हिट करके सारा डेटा को काफका क्यू में भेज देते हैं, क्यूइंग सिस्टम बना देते हैं। ठीक उस है। क्यू से एक, जैसे डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड है और उस क्यू में 1000 रिकॉर्ड है, तो हम लोग डेटाबेस को हिट नहीं करेंगे, हम डेटाबेस के काउंट को 1000 से इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि उस क्यू उसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का एपीआई क्या करता है, है। जैसे आपको आपका लाइक आ रहा है, अब मान लो आपको 2 मिलियन लाइक आ गए, तो इंस्टाग्राम तो क्रैश कर जाना चाहिए। इंस्टाग्राम क्या करता है, उस सारे लाइक के कमांड को एक क्यू में सेट कर, क्यू में स्टोर करता है, उस क्यू से उस डेटाबेस के लाइक को अपडेट करता है। अच्छा। सिमिलरली यहाँ पे काफका क्यू लगा सकते हो, इसलिए काफका एक अच्छा प्रोडक्ट माना गया जावा का, जो जावा पे रन करता है, जावा एप्लीकेशन, जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा एप्लीकेशन। हम्म। और दूसरा, जो फर्स्ट जो इंटरव्यूअर चाहते हैं आंसर करना, वो इम्पोर्ट सेट होता है, इसलिए इम्पोर्ट सेट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। थर्ड फोर्थ पूछते हैं एसएसओ, एज़्योर एडी इंटीग्रेशंस। अच्छा आपने अच्छा। ऐसे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस किए हैं तो क्या अप्रोच रहा है? जैसे कि आपके वीडियोस में, आइटम के वीडियोस में आपने एज़्योर क्लाउड से डेटा उठा के सर्विस नाउ में डाला था, बिल्कुल। डेटा सेंटर्स को लोड ये- किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसका प्रोसीजर पूछा जाता है मेनली, कैसे करोगे? उसने का सॉल्यूशन पूछा जाता है कि जैसे मान लो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डेटा सेंटर पे 5 वर्चुअल मशीन है फॉर एग्जांपल, उस वर्चुअल मशीन को सर्विस नाउ में डिस्कवर करना है, बट वो होस्टेड है एज़्योर क्लाउड में, तो उसका सारा प्रोसीजर क्या होगा, आप कैसे क्लाउड को हैंडल करेंगे, एरर आएगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आइटम्स की कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं जनरली वो। ये जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था वो ओवरऑल था आईटीएसएम, आइटम और ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में जनरली एम्प्लॉय सेंटर से क्वेश्चंस आते हैं ओपी कि एम्प्लॉय सेंटर और सर्विस पोर्टल में आज तक तुमने क्या डिफरेंस देखा है, और ये सर्विस नाउ एम्प्लॉय सेंटर क्यों लेके आए? क्या ये सर्विस नाउ एपीआई, सॉरी, सर्विस नाउ आईटीएसएम का पार्ट है, या फिर ये एचआरएसडी के प्लगइन के साथ आता है? तो जनरली लोगों को नहीं पता होगा, एम्प्लॉय सेंटर जो होता है ईएससी पोर्टल वो आईटीएसएम के साथ ही आता है, बट प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद वहां पे RFC में। एक, हाँ, प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद वहां पे ऑनबोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग के सिनेरियोज बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स आता है। एसपी पोर्टल आता है आउट ऑफ द बॉक्स, एम्प्लॉय सेंटर पोर्टल आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और अगर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जैसे कि आपका एचआरएसडी कर लिए, तो उसका उसमें डेटा वगैरह सिंक हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, ओके। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो टॉप रेटेड है, इसी में डिस्कशन 1-1.5 घंटे का चला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। और एक आध सर्विस बेस का? सर्विस बेस्ड तो, वही सेम चीजें? सर्विस बेस्ड जनरली इंटीग्रेशन से ही आजकल स्टार्ट कर रही है, तो इंटीग्रेशंस में एपीआई के बारे में पूछती है, जैसे रेस्ट मैसेज वी2 एपीआई क्या करती है, और आप एग्जीक्यूट कराना है आपको। ग्लाइड एजैक्स के बारे में जनरली पूछती है, डेटा पॉपुलेट कराने के लिए सर्वर साइड से क्लाइंट साइड के लिए। और ग्लाइड एग्रीगेट तो पूछती ही पूछती, मैंने तो 5-6 इंटरव्यूज दिया है सर्विस बेस्ड का, 7-7 इंटरव्यूज दिया है, सारे में ग्लाइड एजैक्स का एक क्वेश्चन था फॉर श्योर। ग्लाइड? ग्लाइड एजैक्स और ग्लाइड एग्रीगेट के क्वेश्चंस थे ही थे। इसमें क्वेश्चन क्या कि कैसे आप कॉल करोगे, बस वही? हाँ, कॉल करोगे, एक सिनेरियो दे देंगे जैसे कि क्लाइंट को आपके रिप्लाई? पास, हाँ, आपके पास सर्विस नाउ का कैटलॉग आइटम है, और उसपे 2 वेरिएबल है, जिससे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय लोकेशन, तो आप एम्प्लॉय लोकेशन को कैसे ऑटो पॉपुलेट कराओगे अच्छा एम्प्लॉय अच्छा, नेम के वही अपना साथ? पुराना। ऑटो बेसिक, पुराना पुराना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछती है सर्विस बेस्ड, कुछ भी अच्छा। नहीं पूछती है। ओके, मतलब अगर आपने काम किया है, पढ़ा है, तो आप आसानी से निकल बिल्कुल कर जाए। सकते हो। तो अच्छा, वही तो तो मैं, बताइए आपने बताइए। लिंक्डइन का प्रोफाइल तो बनाया, रिज्यूम किस तरह से, उसमें रिज्यूम भी वैसे ही जैसे लिंक्डइन का बताया वैसे ही होना चाहिए? रिज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हेडिंग को अगर साइड कर दिया तो समरी पार्ट, इस क्योंकि कोई आपका सारा रिज्यूमे नहीं पढ़ेगा, नहीं हम्म। पढ़ने जा रहा है, कोई भी नहीं पढ़ेगा लिंक्डइन। ऊपर की समरी जो समरी टॉपिक। जो है ना, उसमें ये नहीं लिखना है कि आई एम पैशनेट अबाउट द न्यू रोल, आई एम सीकिंग फॉर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वो सब हाँ। बंद। इफ अगर ओके। हम आपको चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी देंगे ना, तो आप मुझे गाली दोगे कि मुझे ना अच्छा। 8 से 12 घंटे काम कराना है, बट आपने तो रिज्यूमे में लिखा था ना
कि चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी, तो आप गाली क्यों दे रहे हो? तो वो सब नहीं लिखना है, एक समरी लिखना है। और सबरी अच्छा होना चाहिए इन द सेंस कि आपने शॉर्ट में जैसे कि एलडैप इंटीग्रेशन किया, थर्ड पार्टी एज्योर किया, कैटलॉग्स बनाया, ऐसे नहीं लिखना है बिल्ड अ कैटलॉग। कैटलॉग में क्या बनाया, उस कैटलॉग से क्या फुलफिल हुआ। फ्लो डिजाइनर बनाया, फ्लो डिजाइनर किसके लिए बनाया, मे बी इंटीग्रेशन के लिए बनाया होगा, या फिर कैटलॉग के अप्रूवल प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स, 8 से 10 पॉइंटर होने चाहिए। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स, प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना है तो कर लो, नहीं करना है कोई बात नहीं, रिज्यूमे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस प्रोजेक्ट में क्या किए हो। एंड थर्ड आता है आपका कोई सर्टिफिकेशंस या इनोवेशंस है कि नहीं। तो तीन ही सेक्शंस में बांटना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना है। एक आपका समरी सेक्शन, सेकंड अगर आप लीड डेवलपर हो या सीनियर सर्विस नाउ डेवलपर हो तो आपका क्या रोल था वो डालना है, और थोड़े प्रोजेक्ट डिटेल्स डालने हैं बस। एक सीवी का स्कोर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं चेक करते हैं, सीवी को अपलोड करके वहां पे सीवी का स्कोर चेक करना होता है। जनरली नौकरी पे वो एआई के थ्रू कर रहे हैं, तो अच्छा अगर अच्छा। आपका सीवी का स्कोर गुड है तो जनरली अप्रोचेस ज्यादा आते हैं। कोई जो होती है फैंसी फोटोज डालने की, सिर्फ हेडिंग डालो सर्विस, जैसे रवि गौरव लीड एनालिस्ट फॉर एग्जांपल सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आपका नंबर काफी है। और कौन से मॉड्यूल्स आपको आते हैं, आईटीएसएम, आईटॉम, ह्यूमन रिसोर्स, हेडिंग में ही ऑन द टॉप, बस खत्म। ओके। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं जनरली? सर्विस टेक्निकल? बेस में 1 से 2, अच्छा। टेक्निकल राउंड तो एक ही होता है। और जैसे कुछ कुछ कंपनीज है जो 2 राउंड भी लेती है, L2 भी लेती है। तो L1 L2, अगर L1 आप क्रॉस कर जाते हो, L2 जनरली वो एक फॉर्मेलिटीज ही होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली L2 मैनेजर राउंड भी होता है कहीं कहीं पे, बट प्रोडक्ट बेस में 2 से 3 राउंड टेक्निकल्स होते हैं, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है। L1 जनरली आपके सर्विस नाउ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, L2 में होंगे आपको डेटा स्ट्रक्चर सॉल्यूशन साइड से, और अच्छा। L3 राउंड में मैनेजर कम टेक्निकल होता है, जिसको बोलते हैं टेक्नो मैनेजर राउंड। वहां पे मैनेजर भी टेक्निकल होते हैं, तो वो जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं टेक्निकल साइड, रेस्ट आपका पिछले के फीडबैक्स देख के। तो मतलब ज्यादा थर्ड राउंड फोर्थ राउंड ज्यादा नहीं चलता प्रोडक्ट बेस में, बट फर्स्ट और 2 राउंड काफी टेक्निकल होते हैं। डेटा ओके। स्ट्रक्चर का एक राउंड होता है ओपी, अच्छा, वो इसमें सब वो ये नहीं लिखवाया बोल। था जो आपने दिया है, उस टाइप का? हाँ, मैंने 3-4 प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस बेस में, में? जिसमें एक को छोड़ के बाकी सारे में डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस थे, जनरली लिंक लिस्ट से थे। और जनरली अच्छा। हीप होता है, क्यू स्टैक, और बाइनरी ट्री, बस ये 4-5 क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं। और आजकल तो एक और क्वेश्चंस आते हैं एवीएल ट्री, दिस ओनली फॉर प्रोडक्ट बेस गाइस। अगर आप सर्विस बेस पे जा रहे हो तो जनरली वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये सब उनको खुद समझने में टाइम लगता है। तो जनरली वो क्वेश्चंस आपके सर्विस नाउ के टूल्स प्लेटफॉर्म के अराउंड ही देते हैं। ओके। इंटीग्रेशन तो टॉप नंबर पे रखते हैं, इंटीग्रेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। और ये इसमें मतलब स्क्रीन शेयर करके कोड लिखवाना ये सब भी चल रहा है अभी, या पहले चलता था बंद हो गया? टू वेरी फ्रैंक का ओपी, क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? आउट ऑफ 8 सर्विस बेस्ड कंपनी, 2 कंपनीज ने स्क्रीन शेयर करके लिखवाया था कोड। अच्छा अच्छा। ग्लाइड एग्रीगेट पे लिखवाया था, और ग्लाइड एजेक्स पे लिखवाया था। अच्छा, वही मतलब एग्रीगेट में काउंट निकालो, सम निकालो, बस उस बिल्कुल टाइप का? बिल्कुल, इंसिडेंट काउंट सम और कैसे करते हैं। अच्छा, मतलब करवाते बेसिक ही है, देखना चाहते हैं आप थोड़े फेमिलियर हो नहीं हो लिखने में, बस वही? हाँ, क्योंकि ग्लाइड एग्रीगेट में लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनको याद रहता है ऐड क्वेरी, वहां पे हाँ। ऐड क्वेरी नहीं होता है, बस वही प्रॉब्लम है, लोग फंस जाते हैं वहां पे इसीलिए। हाँ, तो रवि एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इस समय मार्केट में एक्सपेक्टेड हाइक कितनी मिल रही है? ओके, कितनी दे देंगे डेवलपर को, या फिर अगर आर्किटेक्ट लेवल पे भी कितने परसेंट ये लोग जनरली देते हैं, या कितने तक जा सकते हैं, क्या लगता है? तो ये तो कम्प्लीटली आपके सैलरी स्ट्रक्चर पे करेंटली आप कितना होल्ड करें उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर पैकेज पे हो तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% हाइक, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक रेंज बताते हैं, जैसे कोई भी इंसान 2 से 5 साल एक्सपीरियंस्ड है फॉर एग्जांपल इन सर्विस नाउ, एंड ही इज बिटवीन 10 to 15, तो ही कैन एक्सपेक्ट क्लोज टू 90%, 80 to 90% हाइक। लेकिन आजकल मार्केट में ये चल रहा है ना कि आपके पास एक ऑफर आता है तो आप एक ऑफर के ऊपर ऑफर लेते हो, काउंटर? बट काउंटर ऑफर लेते हो। सो ऑन एन एवरेज 80 to 90% उनको मिल जाते हैं, तो 10 का 20 भी जाते हैं और 15 का 27 भी जाते हैं।
और आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे आपके सैलरी पे भी डिपेंड करता है करेंटली। फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऑलरेडी 30 पे है, 30 एलपीए एज अ आर्किटेक्ट, तो ही कैन नॉट एक्सपेक्ट 60 जो 100% होता हाँ। है, वो पॉसिबल ही नहीं, कोई कंपनी देगी भी नहीं। तो ओके। इसका एक्सपेक्टेशन क्लोज टू 40 to 50% जनरली मिल जाता है अकॉर्डिंग टू स्किल सेट। तो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर क्लोज टू 40 to 45 इस रेंज में, मींस 50 के रेंज में, 50 से थोड़ा सा नीचे मिल जाता है। बट वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट बेस्ड रहती है। हम्म। सर्विस बेस्ड जनरली नेगोशिएट करती है, बहुत ज्यादा नेगोशिएट करती है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट के हिसाब से वो एलोकेट करते हैं। यहाँ पे वो ओके। लोग प्रोडक्ट के हिसाब से एलोकेट करते हैं, उनका प्रोडक्ट काफी बड़ा होता है, बस ओके। यही यही अंतर है। तो आर्किटेक्ट 40-50% एंड जनरल 100% भी ज्यादा ओके। ओके। ओके, ग्रेट। ग्रेट। है। तो रवि, अभी हमने मतलब बेसिक से लेके छोटे एक्सपीरियंस से लेके आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। और आपका जो एक्सपीरियंस था इन 11 से 10-12 इंटरव्यूज में, जो आपने क्रैक किए, वो आपने अच्छे से शेयर किया और बहुत लोगों को इसका फायदा होगा। बहुत लोग बिल्कुल। ये हमेशा से जानना चाहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था हम्म। इंटरव्यू का। तो वो आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है ना। आपका आए और बहुत बहुत थैंक यू सो मच ये सारे एक और एक्सपीरियंस चीज करने के एक और लिए। चीज बोलना चाहेंगे ओपी, और सबसे, ये सब तो इंटरव्यू चलते रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका स्किल सेट। आप स्किल सेट पे फोकस करो, वहां से सब कुछ निकल के आते हो, और कॉन्फिडेंटली आंसर दो। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, टेल नो आई डोंट नो। डोंट कुक अ स्टोरी। स्टोरी कुक करने के लिए आपको आर्किटेक्ट बनना पड़ेगा, कि आप कैसे ओके। डेटा लाओगे, कहाँ से लाओगे। लेकिन इफ यू आर अ नॉर्मल डेवलपर और अपने करियर को ग्रोथ में लाना चाहते हो, तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये भी मैथमेटिक्स की तरह ही है, कि डोंट प्रैक्टिस, कल को आप भूल जाओगे हम्म। कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या किया था। ग्लाइड एपीआई भी भूल जाओगे, तो बेटर है to practice 30 minutes a day, take a ritual 30 minute service now, बेस्ट ऑप्शन है। जैसे सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म कल डाउन नहीं हुआ था ओपी, माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया था, लेकिन सर्विस हाँ। नाउ डाउन नहीं हुआ था। तो हम हाँ, यही ये भी बोलना बहुत चाहिए। बहुत लोग शेयर कर रहे हैं लिंक्डइन में। नहीं, एक एक्चुअली रोको में फेस, एक स्माइली काफी फेस। बड़ा प्लेटफॉर्म है सर्विस नाउ अब। तो उसमें आउटेज तो बहुत रेयर ही देखा गया है। आउटेज तब होता है जब कोई डेवलपर फ्रॉड में कुछ पंगा कर दे, तब आउटेज हो जाता है। बट ऐसे जनरली सर्विस नाउ के साइड से आउटेज तो अभी तक मैंने नहीं सुना अपने करियर में। बिल्कुल। यस, प्रैक्टिस को सबसे पहले अपना रिचुअल वही होना चाहिए, प्रैक्टिस। उसके बाद इंटरव्यू, चाहे किसी भी लेवल पे हो। इवन इवन अभी डॉक्टर्स जो भी होते हैं ना, वो डेली का पढ़ते हैं बुक्स। अगर वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको बता नहीं पाएंगे। सही बात है। तो खुद को अपडेट प्रैक्टिस। रखना और अपने आप को तैयार रखिए आप लोग। तो डेफिनेटली एटलीस्ट, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी टीम मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी। और पैसा तो इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, काफी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऐसे लोग सोचते हैं कि इफ यू आर डूइंग अ लॉट बट आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो यू आर नॉट एट अ गुड प्लेस। तो ऐसे कंपनीज, ऐसे जगह जाओ जहाँ पे आपके काम को भी रिस्पेक्ट मिले, आपके आपकी नीड भी फुलफिल हो। ऐसा नहीं हो कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो, आपको पैसे ही नहीं मिल रहे, तो क्या फायदा। आपके हम्म। पास स्किल सेट है तो यू कैन डू इट। और ऐसा मत सोचो कि काफी पैकेज है और कुछ है तो कंपनी निकाल देगी। इफ यू हैव स्किल सेट, यू कैन गेट अ जॉब विद इन अ मंथ। तो सब स्किल सेट पे डिपेंड करता है ओपीआई सही के बात। टाइम में। बिल्कुल। अगर इंजीनियर अगर घास भी काटेगा ना, तो दिमाग से काटेगा। सही बात है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सही बात बस है। नहीं, बस यही बहुत बात। अच्छा। अमेजिंग स्टफ। बहुत अच्छा। और पूरा मतलब जब इसे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत लोगों के बिल्कुल क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। तो अभी जितने भी बिल्कुल। लोग देख रहे हैं उन सबके लिए यही है कि जो जो बात कही गई है उसको समझिए और उसको फॉलो कीजिए। आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू से रिलेटेड अब क्लियर हो चुके हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने राउंड होंगे, किस लेवल की कंपनी के साथ क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, सब चीज़ हमने डिस्कस की है। आने वाली वीडियोस में हम लोग और नए नए वीडियोस लेके आएंगे जिसमें अब हम टेक्निकल चीज़ों को और हम्म, कोशिश करेंगे डिस्कस करें आपके साथ। अभी हमारे एक गेस्ट इसमें है नहीं, उनको भी दोबारा लेके आते हैं। वो कहीं बिजी हैं तो उनको लेके आएंगे हमारे अतुल भाई। तो हमारी वही तीनों की जोड़ी फिर से यहाँ पे सर्विस नाव पे चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। थैंक यू सो मच रवि। थैंक यू, थैंक यू, या थैंक्स एवरीवन।